क्लेट एग्जाम वाले दिन ऐसी कौन सी कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको करके हम एग्जाम डे पे अपने स्कोर को 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। जो भी मार्क्स में आप स्कोर ला रहे हो 50s में, 60s में, 70s और 80s पे, हम एग्जाम डे पे कुछ चीज़ों पे काम करके हम अपने स्कोर को एग्जाम डे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जब हम 3 दिसंबर को लिखेंगे तो कुछ फंडामेंटल चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन पास्ट हमने जब हज़ारों बच्चों को गलतियाँ करते देखी हैं एग्जाम डे पे, वो गलतियाँ अगर आप अवॉइड कर दोगे तो एग्जाम डे बहुत अच्छा करके आ सकते हो। तो उन्हीं गलतियों को हम आज डिस्कस करेंगे और जो आपको अवॉइड करनी है और कैसे आपको उन 2 घंटों को, बिकॉज मैं हमेशा ही मानता हूँ कि आपने इतने सारे मॉक्स लिखे, इतने सारे सेक्शनल टेस्ट दिए, कोचिंग में मॉक दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्या नहीं किया, कौन से सोर्सेज आपने नहीं किए। जीके के भी 8-10 सोर्सेज आपने रेफर करे होंगे, MITs की हैं, वीडियोस देखे हैं आपने, मॉक्स भी कई सारे डाइवर्स दिए हैं। तो आखिरी में हर एक चीज़ बॉइल्स डाउन टू दोज 2 आवर्स। उन 2 घंटों में आप कितना करते हैं, कैसा करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि जब आई थिंक 8 या 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो आप कौन से एनएलयू जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स समथिंग, उस पूरे 2 घंटों में पैनिक नहीं करना। अपने आप को अल्टीमेटली काम रह के अंडरस्टैंड, क्योंकि आप परफॉर्म कब कर सकते हो, जब आप इन्वायरमेंट को समझ पाओ, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लो। इसलिए कहा जाता है कि 1:30 तक आप पहुंच जाइएगा, 1:45 तक बैठ जाइए उसमें, जस्ट बी कंफर्टेबल, कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट में ना रखे, पहली चीज़। दूसरा, काम रहिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करके जाते हो 1-1.5 घंटे ट्रैवल करने में लग जाता है। वहाँ आप हज़ारों लोगों को देखते हो, हर किसी के चेहरे पे लिखा हुआ कि यार एनएल ऐसे फोड़ेगा, एनएल ऐसे फोड़ेगा, हो सकता है वो कुछ भी ना फोड़े। इसलिए इतना सा प्रेशर, वहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो उन सब के बीच में हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार हम एग्ज़ाम है, क्योंकि हम मॉक्स में पैनिक नहीं करते। हम मॉक्स, इतने सारे मॉक्स लिख दे, कभी हमें इशू नहीं आता। एग्जाम डे पे क्यों वो हम एनसीएस हो जाते हैं, दैट्स अ रीज़न, बिकॉज हम जब मॉक्स लिख रहे हैं, हमने सीएल के मॉक लिखे, एलई के मॉक लिखे, लॉ प्रैप के मॉक लिखे, हमें पता है जब मैं सीएल का 13th मॉक दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा इसका 14, 15, 16 भी आएगा, हम कल और मॉक्स देंगे। बट जब 3 दिसंबर को आप क्लैट दोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में रखे, नहीं यार इसका 4 दिसंबर कोई दूसरा क्लैट नहीं है, अब वो अगले साल है, राइट। सो दैट्स अ चांस कि अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा इमीडिएटली, राइट। दैट्स वाई कि हमें लगता है कि यार हमें परफॉर्म करना है। और एग्जाम डे प्रेशर, इफ एनीवन से इसकी नहीं होता है, ये रियल है। मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ। हर साल मैं बच्चों को देखने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए लाइव भोपाल जाता हूँ, JLU जाता हूँ, वहाँ जो सेंटर्स पे मैं जब बच्चों से दिखता हूँ समझ आ जाता है कि हाँ यार एग्जाम डे पे NCS होते हैं बच्चे। कई लोग वहाँ एग्जाम देते कि पढ़ते थे, हर एक की अलग अलग अप्रोच होती है। बट पहली चीज़ है एग्जाम डे काम रहना, कंपोज रहना, सो दैट आपके पेपर आपके कंट्रोल में रह सके, पहली चीज़। दूसरा, हम जब एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हैं, बिकॉज 1 साल की जर्नी में हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, अपने स्कोर को ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, स्टेगनेंट होते हुए, अटेम्प्ट्स को पढ़ते हुए, अटेम्प्ट्स को कम होते हुए, नेगेटिव को पढ़ते हुए, नेगेटिव को कम होते हुए देखा है। इन सब डाउट्स को, मॉक्स में स्कोर कितना भी आ रहा हो, अच्छा बुरा, सब कुछ को एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले बाहर छोड़ दीजिएगा। डू नॉट एंटर द एग्जाम हॉल विद अ मॉक स्कोर एंड विथ योर सेल्फ डाउट्स, बिकॉज सेल्फ डाउट्स ऑब्वियसली आपको हेल्प नहीं करेंगे। और इवन मॉक स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो वो एक अननेसेसरी ईगो देगा कि आई एम समबडी हु स्कोर, मैं इस कोचिंग के सुपर 40, सुपर 30, सुपर 80 सब में था, मेरा तो 90s का स्कोर आता है। दैट विल नॉट हेल्प यू। वो आपको एक अननेसेसरी ईगो देगा, पहली चीज़। दूसरा, मैं तो 30s में स्कोर आता है, अभी मैंने 1 महीने पे प्रेशर स्टार्ट किया, लीव दैट थिंग आउटसाइड। बिकॉज एग्जाम डे पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप 80 मार्क्स लाते थे, 100 लाते थे या 40 लाते थे। डिपेंड ये करेगा कि उन 2 घंटों में कौन कितना स्मार्टली पेपर को अप्रोच कर रहा है। क्या पता 40-50 का स्कोर लाने वाले कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो एग्जाम डे बहुत अच्छा करके आए, और कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर लाते थे मॉक्स में, बट एग्जाम डे उतना अच्छा स्कोर नहीं लाए। तो समझ आया कि एग्जाम डे पे गलतियाँ हो सकती हैं, उन गलतियों को हम अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट विच हैव टू कीप इन माइंड कि 3rd इज हमारा एग्जाम का जो स्कोर होगा, क्लैट के बाद जो भी आपका स्कोर आता है 70, 80, 90, जैसे मेरा 96.5 समथिंग स्कोर आया था जब मैंने क्लैट लिखा था, और 500 समथिंग रैंक आई थी, जिसके कारण मुझे आजल पटियाला, आमनेली लखनऊ, HNLU मिला, फिर उसके बाद GNLU भी मिला वैकेंसी में, और NLI भोपाल का भी डोमिसाइल से चांसेस बने। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मतलब जो आपका अल्टीमेट फाइनल स्कोर होता है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। पहला, एग्जाम डे पे आप अटेम्प्ट्स कितने करके आते हो, और सेकंड, आपके नेगेटिव कितने होते हैं। इन 2 का प्रॉपर बैलेंस अगर नहीं होगा तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम डे पे आपको इसका बहुत ध्यान रखना। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब हम अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, तो टोटल अटेम्प्ट्स की जब बात होती है, तो अब जब पेपर हमारा 120 मार्क्स का है, तो एक जो बहुत बड़ा हर्डल था जब पिछले साल वाले बच्चों ने फेस किया कि सर 2 घंटे कम होते हैं 150 मार्क्स के पेपर को करने के लिए।
पहला ये हमेशा उनको लगता था मॉक्स में अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, बट जब वो क्लेट एग्जाम दे के आए तो बहुत कम बच्चे, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स वैसे कि सर टाइम बच गया था, मतलब क्लेट का पेपर इतना लेंदी नहीं था कि 2 घंटे में नहीं हो पाया। दे वर एबल टू कंप्लीट दैट पेपर ऑफ 150 क्वेश्चन। मतलब जब 120 का होगा तो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू दैट पेपर, राइट। तो जब हम 150 का पेपर होता तो 120 125 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता था 130 तक। इसलिए अब जब आप 120 का पेपर क्लैट का देखते हो तो कम से कम 100 से 110 ये रेंज आपका अटेम्प्ट्स का होगा, दैट्स द बेस्ट। और अगर क्लैट का पेपर आसान आता है, जो कि हमेशा से आया है, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर को देखो, 4 साल के पेपर जो 2020 से हुए थे, पेपर मॉडरेट ही आए, कोई एकदम एक्सट्रीमली टफ नहीं आए। डिफरेंस ये है उन 2 घंटों में जब हम पेपर देंगे तो हमें बहुत टफ लगेगा कि यार यही सब कुछ है, बट 2 घंटे के बाद आप खुद देखो, आपने क्लैट 23 का पेपर देखा, कोई एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं मिला कि भैया ये तो एक्सट्रीमली टफ था, ये तो बन ही नहीं था, बिकॉज पेपर डूएबल था, आसान था। उन 2 घंटों के प्रेशर के बीच में करने में वो चीज़ टफ लगती है, तो मतलब एक्चुअल में चीज़ आसान है, मॉडरेट आती है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, तो अगर हमारा आइडली सोच के चलो पेपर मॉडरेट आता है, जो हमेशा ही से आता है इजी टू मॉडरेट, तो वही 100 से 110 अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट होगा विद एक्यूरेसी ऑफ 80%। अब अगर मौका मिले कि सर बन रहे हैं क्वेश्चन, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आप 112 113 115 तक भी जा सकते हो। 120 एकदम अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली स्कोप रखो, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव अननेसेसरी अटेम्प्ट्स भी मत करना, पहली चीज़। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 90 से कम अटेम्प्ट्स करके मत आना, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ, 90 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट्स करते हैं, एवरेज 25 नेगेटिव हमारे होते हैं, तो 90 पे अगर हमने 25 नेगेटिव किया तो आप 65 मार्क्स पे आ जाओगे, और 65 मार्क्स पे फिर नेगेटिव भी होंगे तो 58 पे आ जाओगे, और 58 मार्क्स पे जो रैंक बनती है वो 3 से 4000 बनती है, जो कि आप नीचे के एनएलयू ले जाती है या तो नहीं ले जाती है एनएलयू, राइट। वो सिनेरियो आपके साथ नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अटेम्प्ट्स आपको कितना रखना है। तीसरा, अगर अटेम्प्ट्स को आप सॉर्टेड कर लोगे तो एग्जाम में अपने स्कोर को बढ़ा पाओगे, राइट। क्योंकि आप खुद सोचो 90 आप अटेम्प्ट्स कर रहे हो, 25 नेगेटिव, तो यही अटेम्प्ट्स अगर हम 110 करें, एवरी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यू डू देयर हाई चांसेस। जैसे मान लीजिए आप 90 अटेम्प्ट्स करते हो, आप 30 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, अगर आप उनको अटेम्प्ट करो 30 नहीं, उसमें 20 भी अगर आप करते हो तो आपका स्कोप है कि आप 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। सेकंड इज नेगेटिव। नेगेटिव को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज एग्जाम डे पे अगर आपका जो नेगेटिव है वो 20 से 25 आइडियली होना चाहिए। 30-35 बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, मतलब 100 अटेम्प्ट्स भी कम पड़ जाएंगे अगर 35 नेगेटिव होगा, तो वहीं 65 पे आ जाओगे। तो आइडियल ट्राई करना 20 से 25 नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे रिड्यूस कर सकते? सिली मिस्टेक। अपने नेगेटिव उठाओ, लास्ट 5 मॉक 2 मॉक को देखो, उसमें नेगेटिव जो है 10-12 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक है, वो गलत होने नहीं चाहिए थे, बिकॉज हम जल्दबाजी में थे, हमने प्रेशर ले लिया, या हमने नेगेटिव 2 तरह से होता है, या तो जल्दबाजी में सिली मिस्टेक होती है या तो कंसेप्ट ही नहीं आता। कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा। तो 20 से 25 के बीच में नेगेटिव रखना। तीसरा, मॉक का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम डे पे ऑब्वियसली आप उस सीक्वेंस को फॉलो करना जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कोई नया सीक्वेंस नहीं कि हमने अच्छा बाहर मैंने किसी को सुन लिया टॉपर ही सीक्वेंस, कोई टॉपर का सजेस्टेड सीक्वेंस नहीं होता है। कल आप क्लियर कर लेंगे तो आपका आलतू फालतू जो भी सीक्वेंस होगा वो टॉपर का सीक्वेंस बन जाएगा। इट्स समथिंग, इट्स वेरी पर्सनल। सर क्या सीक्वेंस होना चाहिए? जो आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपने मार्क्स दिए हैं, जिसमें आपके मार्क्स आते हैं, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है, वो सीक्वेंस ही होता है। नो सजेशन फॉर द सीक्वेंस। तो कीप ट्राई की सीक्वेंस को एकदम चेंज मत कर देना कि अरे मैं कुछ अलग ही कर दूँ, जैसा पेपर आएगा वैसा करूँगा, वो गलत अप्रोच होती है बडी। अब वो सेक्शन पहले का जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप रीड कर पा रहे हो कि पेपर भी तो कंप्लीट करना है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमारा होता है टाइम अलॉटमेंट। कई सारे बच्चे इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि अच्छा ये तो पेपर है, बहुत अच्छे से करना होगा, इतना स्लो हो जाते हैं कि पहला जो लीगल सेक्शन होता है जो कि 30, 35, 40 मैक्स मिनट्स में हो जाना चाहिए, उसको 50 तक देते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट योर टाइम मैनेजमेंट। एक बार हर सेक्शन का एक मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट लेके चलो, उसको क्रॉस मत करोगे। दैट्स हम्बल सजेशन टू यू। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद हमने अटेम्प्ट से बात की, नेगेटिव पे बात की, इस सीक्वेंस पे टाइम अलॉटमेंट, ये 4 चीज़ें अगर आपने फिगर आउट कर ली, एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स आप आराम से अच्छे ला सकते हो। चलो आगे बात करते हैं OMR शीट की। OMR शीट खुद में एक ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्लेट में एक्चुअली आपके 120 मिनट्स नहीं होते हैं, 5 मिनट तो आपको OMR सर्कल्स के थोड़े मान लो हर सेक्शन करने का 1 मिनट भी लगा आपको, तो 5 सेक्शन है तो 5 मिनट तो कम से कम जाएंगे। 2-3 मिनट जब वो फैकल्टी आती है, साइन करती है, आपका एडमिट कार्ड देखती है, इन सब में भी चला जाता है। अब जब इस सब में जाता है तो तब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एग्जाम डे पे आकर एक्चुअली 120 मिनट नहीं 110 मिनट लेके चलो, है ना। उस हिसाब से प्लान करना। तो हर सेक्शन के एक मैक्सिमम टाइम लेके चलो कि सर लीगल में मैं 40 मिनट्स में करने की कोशिश करूँगा, RC 30 मिनट्स में, CR 30 मिनट्स में, GK को 10 मिनट्स में, मैथ्स को 12 से 15 मिनट में।
सर लीगल लेंदी आ गया, कोई बात नहीं, 1 2 में 3 में 4 में और दे दो, क्योंकि एक सेक्शन अगर लेंदी आया है तो कोई ना कोई सेक्शन कम आएगा छोटा, तो यही रखो। ऐसा नहीं कि लीगल में 5 में ज़्यादा दे दिए, बट सीआर अगर छोटा है तो करो ना उसको 25 मिनट्स में जल्दी। ठीक। अब नेक्स्ट सजेशन है, किसी भी सेक्शन को पैसेज को ईगो पे मत लेना। जब आप किसी एक सेक्शन को करने में लग जाते हो तो ज़्यादा टाइम दे देते हो तो आप आगे वाले सेक्शन को करने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। उसमें आप वो क्वेश्चन छूट भी सकते हैं आपसे। तो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी पैसेज, एनी क्वेश्चन, एनी सेक्शन ऑन ईगो कि यार मुझे तो प्रूफ करना है तो करके दिखाना है। किसको करके दिखाना है? किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आपसे फर्क पड़ता है आपके मैथ्स में 12 नंबर आ जाए, आपके मैथ्स में 0 आ जाए, जीके में आपके 30 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, फर्क ये पड़ेगा कि जब इसको कंबाइन किया जाएगा क्या स्कोर रिस्पेक्टेड स्कोर तक जा रहा है। जिस बार सेफ स्कोर 70, मैं तो कह रहा हूँ 70 75 प्लस जाना है ना अच्छे कॉलेज, 70 75 प्लस टारगेट करो। टॉप 10 एनएलयू सबको जाना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी का स्कोप है। बिकॉज आप अगर 60 65 के स्कोर पे तो एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा आप अच्छा कर लो, थोड़े से क्वेश्चन टाइम अच्छे से कर लो, नेगेटिव कम करो, तो 5 मार्क्स 6 मार्क्स जो आपको लग रहे हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 5 मार्क्स में कम से कम 1000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, 1000 रैंक का। यस, मान लीजिए 60 मार्क्स पे रैंक होती है 3000, 55 मार्क्स पे रैंक होगी 4000, मतलब इन 5 मार्क्स में 1000 रैंक का डिफरेंस आ गया। यस, बड़ी इतना डिफरेंस आ जाता है। 1 मार्क्स पे 100 रैंक का डिफरेंस आता है, तो मतलब कॉलेज चेंज हो जाते हैं। तो कभी भी जब एकदम हो जाएगा, कर लेंगे, नेगेटिव हो जाए, इसको अवॉइड करो, थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ इस चीज़ को लेके। और सर 50 60 का रेंज है, 60 70 का स्कोर आ रहा है और मैं एग्जाम में इतना ला सकता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ी सी चीज़ें पुश कर लो, थोड़े से अच्छे से सेक्शन को टाइम दे दो, आरसी को, सीआर को, लीगल को, एक्यूरेसी बढ़ा लो, अटेम्प्ट्स बढ़ा लो। अगर इसको 70 तक आ गया, बिकॉज डाउन द लाइन एनएलयूज तो कोई भी मिल जाते हैं, तो कोई भी एनएलयू जाने का पर्पस है आपका। अगर देखो सिंपल है सर, टॉप के 5 6 जाने हैं, मुझे एनएलएस जाना, नाल साइंस जस्ट कॉल का था, जीएनएलयू तक मैं खुश रहूँगा, तब 80 82 83 80 प्लस का स्कोर का टारगेट करना चाहिए। डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, डाटा कंपाइल करके पिछले 4 साल का डाटा है ना। तो 150 में से कितना जाता था और 80 120 का मेनली कितना जाएगा। अब सर टॉप 10 टॉप 11 मुझे पटियाला मिल जाएगा, उड़ीसा में, उसमें भी खुश हूँ। सेफ स्कोर 70 75 प्लस का रखना। सर मुझे कोई भी एनएलयू मिल जाए, भाई कोई भी एनएलयू तो 50 मार्क्स तक, 55 मार्क्स पे भी मिलता है ना, क्योंकि डोमिसाइल वैकेंसी बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, नीचे तक मिल जाता है। तो आपको माइंड में लेके चलो कि क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ को जो बच्चा 60 65 ला सकता है वो 5 मार्क्स ज़्यादा ला सकता है, थोड़ी चीज़ें जो मैंने बताई उसको चेंज करके। तो प्लीज़ करिए, बिकॉज ये 5 मार्क्स और एक मैं बहुत सारे बच्चे वीडियो को आप देखने वाले नीचे कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे, भैया मैं डीएसएनएलयू से कॉलेज क्लैट लिख रहा हूँ, मैं औरंगाबाद से लिख रहा हूँ, सोनीपत से लिख रहा हूँ, जौनपुर से लिख रहा हूँ, बिकॉज हर कॉलेज जो मैं नाम बता रहा हूँ, हर कॉलेज में 20 से 30 बच्चे हैं जो क्लैट लिखते हैं दोबारा। सर एनएलयू में भी लिखते हैं, यस लिखते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी देयर। हर एक का अपना अपना पर्पस होता है कि सर इन कॉलेज मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, कुछ कॉलेज बच्चे कहते सर मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे ठीक है, कुछ कहते सर मैंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की थी फैकल्टी का, प्लेसमेंट का, क्राउड का, एक्सपोजर का, एलएलएम सब कुछ का, बट इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ये कॉलेज जाना पड़ेगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, तो क्लैट देना पड़ेगा, और देते हैं। तो इसलिए आप उस साइकिल से बच सकते हो। अगर आपकी रैंक 1500 के अंदर आती है, 70 75 प्लस आते हैं तो आप उड़ीसा तक जा सकते हो, उससे नीचे रह जाते हैं तो आपको लोअर एनएलयूज मिलते हैं, और लोअर एनएलयूज की कहानी अच्छी नहीं है। ये मैं आगे जब रिजल्ट आ जाएंगे तब मैं आपसे बात करूँगा, समझ आ गया। इसलिए जो 5-6 मार्क्स के जो पुश है वो जरूर लेके आना। तो एकदम सर टाइम से हम 70 करके बड़ी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो, ये जो कोई चीज़ कहेगा नहीं, बट समझिए कि हम अच्छी क्वेश्चन करके आ रहे हैं, बड़ी नेगेटिव होंगे 50 पे करोगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आगे चलें आप। इसके बाद प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लैट का जो पेपर होता है वो आपके लिए ही बना है, और वो पेपर ना ड्रॉपर ना डबल ड्रॉपर किसी के लिए नहीं कि भैया मैं 2 साल। क्लैट का पेपर एक 12th क्लास वाले बच्चे के लिए बना है जो 12th में आया है, उसको अपनी कोचिंगें भी देखनी है, स्कूल भी देखना है, अपने मेथ सेम देखने, सब कुछ देखना है ना, प्री बोर्ड देखने, उन सब के लिए बना है। मतलब पेपर आसान बनता है। आप देखिए ना कौन सा पेपर है, कोई आप बता दीजिए जो बोलो कि भैया एक्सट्रीमली टफ आया, कोई पेपर टफ नहीं आया, और आ भी जाए गलती से तो सबके लिए टफ आया है, कट ऑफ कम जाएगा। प्रेशर में कहीं लेना ही नहीं है, पेपर हमेशा आसान आता है। क्लैट एक सबसे आसान सा एक पेपर लिखने वाले हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 11th क्लास जब मैं कर रहा था सबसे टफ लग रही थी, 12th की सबसे टफ लग रही थी, अरे आसान था, वॉज डूएबल। मैं कर रहा था इसलिए मुझे टफ लग रही थी। क्लैट का पेपर एक्चुअल जब क्लैट वाले बच्चों ने दिया था, भैया बहुत टफ था, जी के कहीं से आया था, अब आप दे रहे हो, आपको कंफर्टेबल लग रही है। इट्स दैट माइंडसेट जो 2 घंटों में चेंज होता है, तो कल उसमें ट्रैप हो जाता है। दैट्स द रीजन। क्लैट आप जब एक्चुअल क्लैट के पेपर को देखोगे, हार्डली 10,000 बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन है, उन 60,000 बच्चों से तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं। वाई एम सेइंग सो, बिकॉज आप क्लैट का डाटा उठाइए, 150 मार्क्स जब पेपर होता था तो 40 मार्क्स 40 मार्क्स से ऊपर लाने वाले सिर्फ 10,000 बच्चे हैं, 50 मार्क्स से ऊपर लाने वाले सिर्फ 6-7 हज़ार बच्चे हैं।
बाकी बच्चे कॉम्पिटिशन में नहीं है, उन्हें नहीं पता सही तरीके से मॉक देना, उन्हें नहीं पता स्ट्रेटजी कैसे होती है, कैसे अटेम्प्ट करना, नहीं पता, रैंडमली पूरे टाइम कराते हैं, 80 नेगेटिव कराए और गिरे 5 पे। 5 से 10 हज़ार बच्चे माइनस में भी आए थे, राइट। तो हमारा कॉम्पिटिशन 10-12 हज़ार बच्चों से जो सीरियस है, जिन्होंने तैयारी की है, वो टॉपर हो सकते हैं, फ्रेशर हो सकते हैं, उन्होंने तैयारी की है, उनके बीच में मुझे 1000-1500 रैंक लानी है, सिर्फ 10-15% टॉप पे आना है, नॉट वो 40 मार्क्स से जो कम ला रहे हैं वो नहीं है कॉम्पिटिशन का पार्ट, दैट्स अ रियलिटी। तो एग्जाम डे पे लाते हैं काफ़ी सारे बच्चे, ब्लंडर करते हैं, आप मत करिएगा, आप कॉम्पिटिशन से आगे रह सकते हैं। सर कोई भी एनएलवर्स इस बार 12,000 रैंक पे, 10 से 12,000 रैंक 45 मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को एनएलयू मिला है। एकदम ही डर रहे हो ना कि कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको दिलाऊंगा। वैकेंसी नाम की एक चीज़ होती है, नीचे सीएमपी का काउंसलिंग ग्रुप है, वैकेंसी वाले ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर लो। आगे जब जैसे क्लैट हो जाएगा 3 दिसंबर, उसमें सारे अपडेट्स वहीं आते हैं, वैकेंसी में कॉलेज मिलते हैं, समझ आ गया। तो अगर आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन है तो फिर तो और नीचे तक 20 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी में, 30 मार्क्स पे एससी कैटेगरी में, 40 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी में और 55 मार्क्स से ऊपर जनरल कैटेगरी, तो ये कॉलेजेस मिलते हैं, है ना। तो हमें समझना भी चाहिए कि डाटा क्या कह रहा है, हम पढ़ते नहीं है, हमें लग रहा है कि अरे मॉक्स में इसको नहीं आ रहा। कई बच्चे जो कई कोचिंग्स टफ मॉक बनाती हैं, मैंने एग्जाम डे उन बच्चों को 10 मार्क्स ज़्यादा लाते देखा है, ये चीज़ होती है। चलो आगे चले। अब तो पेपर हमारा 120 मार्क्स का होगा। पिछले डाटा को देखें तो 70% पेपर मॉड आसानी आता है, 30% पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आता है टू टेस्ट यू। 70% जो पेपर है, मान लीजिए अगर हम ऐसे डाटा में देखें तो 120 मार्क्स का पेपर है, 80 क्वेश्चन आसान होंगे, रियलिटी में आसान होंगे। इस बार भी आप देख सकते हो 23 का पेपर आसान होंगे। क्या मैं इन 80 मार्क्स में से कम से कम 60 निकाल सकता हूँ? 60 तो आप डिजर्व करते हो, 60-65 निकाल लो, ये जो आसान है। बच्चा जो टफ है, 40 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं ना, 20 मार्क्स निकाल लोगे, 60 + 20 आप 80 तक चले जाओगे, 85 तक चले जाओगे मिनिमम। अब सर मेरा आरसी स्ट्रॉन्ग है, बट आरसी में थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा लाओ, तो मैं आपको हर सेक्शन का एवरेज को जो टारगेट करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। लीगल सेक्शन से बात करते हैं, 30 मार्क्स का सेक्शन है, 40 में देना, 20 से 22 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होगा लीगल में। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है 25 तक ले आओ, बस 20-22 एक अच्छा स्कोर होगा। पहला सर 24-25 मार्क्स का CR है, 15 to 18 मार्क्स ले आओ, बहुत अच्छा स्कोर है। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं कि आउट ऑफ 24 लाना है, 23 नहीं, 18, 17, 18, 16 एक अच्छा स्कोर है। सेम आरसी में 16, 17, 18 बहुत प्यारा स्कोर है। 15 भी ले आओ तो आई एम वेरी हैप्पी, है ना। डोंट टेक लाइक लॉट ऑफ प्रेशर कि बहुत अच्छा करना है, आप ले आओगे। अब जीके, ये मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ टारगेट करने के लिए। अब बचाओ जीके का 30 मार्क्स का पेपर है, 20 ले आते हो, बहुत अच्छा स्कोर है। जीके में कई सारे 15-16 भी लाते हैं, सफिशिएंट अच्छा स्कोर है। डोंट टेक प्रेशर की बहुत कम है। मैथ्स में 10-12 मार्क्स है, 5 से 6 मार्क्स, दैट्स इट। अब ये मैंने एवरेज बता दिया। अब 5 सेक्शन में से आपका कोई एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग भी तो होगा। सर मेरा लीगल अच्छा है, ठीक है बड़ी, लीगल में आप 20 मत लाओ, थोड़ा सा पुश करके 24-25 टारगेट करो। आरसी स्ट्रॉन्ग है 20 तक पुश करो, सीआर स्ट्रॉन्ग है 20 तक पुश करो, तो जो एक्स्ट्रा आपको एज देगा ना, तो वो आपको 80, 75, 80 के स्कोर तक ले जाएगा। समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब टारगेट्स को बता दिया। अब स्ट्रॉन्ग सेक्शन में टाइम कम लेना, वीक सेक्शन में टाइम ज़्यादा देना। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने दिया है, तो इसलिए इतने सारे मॉक देने का पर्पस क्या था, सेक्शनल देने का पर्पस था क्या, कि मैं 2 घंटे में मैं हर टाइप के क्वेश्चन, और कोई अलग नहीं आने वाला। क्लैट का पेपर किसी मॉक की तरह आए ना आए, वो एक्चुअल क्लैट के पेपर की तरह जरूर आएगा। 23 का एक्चुअल क्लैट का पेपर देखिए, उससे रिसेंबल करेगा। ऑलमोस्ट पैसेज की लेंथ आसान छोटी होती है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी सेम होती है। जो काइंड ऑफ टॉपिक उन्होंने बहुत वाइड पूछे थे ना, बड़े बड़े टॉपिक पूछे थे फेमस, वही इस बार भी पूछने वाले हैं। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूँ कि 5 सेक्शन कैसे अप्रोच करना है। देखो मान लो लीगल सेक्शन है, क्या एक्सपेक्ट करें हम, 3 पार्ट में आने वाला है। बेसिक लॉ, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सी आईपीसी, कुछ आएंगे सीआरपीसी से, वो बिजनेस लॉ कहलाता है, कुछ आएगा लीगल काइंड ऑफ से, मान लो सेडिशन आ जाए, मेटल रेप आ जाए, तो लीगल में हम एक्सपेक्ट कर लें। अब सर लीगल काइंड ऑफ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बड़ी, वो आपसे कौन सा नॉलेज चेक कर रहा है, प्रिंसिपल है, पढ़ो उसको, ऑप्शन देखो, फैक्ट देखो, बस अप्लाई कर दो। आपको सब कुछ उसी में दिया है। आरसीसीआर मेनली सारे जो आरसीसीआर के पैसेज होते हैं वो आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आप ऑलरेडी देख चुके हो, करेंट के पैसेज आते हैं। हमने रीडिंग वाले पैसेज करे, हमने यही सब तो आने वाला है। हमें पता है, हमें बस पता हो कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, सीआर के लिए इन्फ्लुएंस क्या है, एजम्पशन क्या है, कंफ्यूजन कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल वीकनिंग क्या होता है, बस ये बेसिक आइडिया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेम को जुलासी, मेन आइडिया पता हो, सेंट्रल आइडिया पता हो, थीम पता हो, ऑथर की टोन पता हो, बेसिक बेसिक चीज़ें पता हो, तो आप आरसी को 25 मार्क्स का सेक्शन है, 30 मिनट देकर आप आराम से कर सकते हो। कोई पैसे में फंस रहे हो उसको छोड़ के पहले आसान वाला पैसेज कर लो। रही बात जीके की, जीके में हमेशा प्रोमिनेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। लास्ट से फीफा पूछा था, कितना फेमस है, जैसे इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप है। इट ऑब्वियसली आई एम सैड एंड यू मस्ट बी सैड कि हम नहीं जीते, बट वी नो कि
कर सकते थे। वी नो कि ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए बिकॉज नोन है, ऐसे फीफा हमें उस टाइम नोन था। प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए थे, हमें नहीं पता होगा। तो हर वो जो टॉपिक करंट अफेयर का बड़ा बड़ा टॉपिक है, फेमस आपने पढ़ा है, वही आने वाला है। और कुछ अलग भी आ जाता तो सबके लिए अलग है। इस चीज को लेकर चलना कि पेपर मेरे कंट्रोल में रहेगा। बाय चांस कोई पैसेज, कोई सेक्शन या पेपर टफ आ जाता है, टफ कभी नहीं आता, मॉडरेट आ जाता है, तो सबके लिए मॉडरेट है, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो आपको बस एवरेज करके आना है, दैट्स इट। जीके के लिए आई थिंक आप सबके पास मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं। अगर मैंने ना लास्ट, क्योंकि अब जो भी टाइम आके बचा है, इवन क्लैट के आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, क्लैट के एक दिन पहले देखे हैं, क्लैट वाले दिन कुछ 10-12 टॉपिक है, बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है। चंद्रयान वाला हो गया, इजर कलेक्शन से 10-12 टॉपिक को मैंने एक लिस्ट है CMP के, उसको जरूर रिवाइज करके जाना। कोई करो ना करो, कुछ 50 टॉपिक तो मैंने, अगर जब भी आप मुझे टेक्स्ट करोगे मैं 50 टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, सबको अवेलेबल है, अवेलेबल टू एवरीवन फॉर फ्री। टेक्स्ट मी लास्ट ईयर विद गॉड की उसमें से 4-5 टॉपिक में से 4 उसी में से आ गए थे। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। एटलीस्ट मुझसे ज़्यादा मेरे सोर्सेज पे ट्रस्ट है कि हमने जहाँ सोर्सेज से हम पिकअप करते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है, उनसे जरूर पूछता है क्लैट, और प्रोमिनेंट टॉपिक है। तो जस्ट जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, ड्रॉप टेक्स्ट व्हाट्सएप की, सर वो 10-12 टॉपिक आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि उतने ही कर सकते हैं ना, आधा घंटा लगेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़े हैं। बस मैं चाहता हूँ रिवीजन कर लो आप क्विकली, क्लैट के एक दिन पहले करो, क्लैट वाले दिन करो, पर करके जाना। चलो आगे चलते हैं। ये मैथ्स वाला सेक्शन, 2 DI आती हैं, 1 DI बहुत ही आसान आती है। तो दोनों में से देखना आसान DI कौन सी है। आसान वाली पहले करना, 5 मार्क्स 4 मार्क्स उससे आ जाए। जो बची वाली DI है मतलब टफ आई, तो 5 में से पूरे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कई तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनको 2-3 मार्क्स में निकाल लोगे तो एक अच्छा स्कोर होगा। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, 2 गलतियां मत करना, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना। कई सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, वो हमें 2 रिग्रेट नहीं चाहिए। क्लैट होने के बाद, मॉक होने के बाद, ये रिग्रेट हर किसी को हुआ। मैं जब देता था मुझे भी होता था, पर अब तो मैं बच्चे को 3 साल से गाइड कर रहा हूँ। सर रिग्रेट हुआ कि ये जो क्लैट, ये जो मैंने मॉक दिया ना सर, 90, 95, 100 अटैम्प्ट्स की, मुझे लगा सच जब मैं मॉक एनालिसिस कर रहा था 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट्स कर सकता, आसान थे वो। नेवर लीव अ इजी क्वेश्चन। और क्लैट में बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आसान मत चुनना, क्योंकि समझो क्लैट में 80 क्वेश्चन आसान आए, 40 क्वेश्चन टफ आए, तो 80 तो हर कोई करेगा, उसमें तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं। तो 80 तो हर कोई करने वाला है, और 70, 75, 60 हर कोई ले आएगा जो क्लियर करने वाले हैं। मेन ये 40 है, यही तो कॉलेज डिसाइड करेंगे। समझ आ गया। अब इसके बाद आगे चलें, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हमेशा देखो कि पेपर को 2 पार्ट, चाहे रीडिंग सेक्शन हमारा लीगल RCCR, ट्राई करो पूरा अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीडिंग सेक्शन से ज़्यादा। और मान लो जीके में नहीं आ रहा कोई DI, तो 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो। मैथ्स में सर जीके कुछ अलग आ गई, 30 में से 25 तो कर सकते हो। तो अपने आप के स्कोप भी देके चलो, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि पूरा पेपर करना है। समझ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमने अपने पेपर को रीडिंग 80 क्वेश्चन, नॉन रीडिंग 40 क्वेश्चन, तो इनमें से डिवाइड कर लिया। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको अच्छे से कर लो। लीगल अच्छा है, RC अच्छा है। और एक और चीज़ है, मेरा सर लीगल बहुत अच्छा है, हो सकता है गाइज कि लीगल सबसे टफ सेक्शन आ जाए पेपर का, उसके लिए भी रेडी रहना। टफ आएगा कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, बाकी सेक्शन आसान आ जाएंगे। राइट, बैलेंस होता है पेपर, कोई अननेसेसरी प्रेशर की बात नहीं है। अब कभी भी सर एक क्वेश्चन में ना, इस पैसेज में बाद में करूँगा, इस सेक्शन को छोड़ना मत, बाद में ना आना हो नहीं पाता है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने जो चीज़ें करनी हैं सब कुछ हमने मार्क कर लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है OMR शीट। OMR शीट को प्रॉपरली भरना। कितने सारे बच्चे होते हैं जो OMR शीट को ब्लंडर कराते हैं। मार्क्स 80 आ रहे थे कैलकुलेशन में, बट एक्चुअली 50-55 है, बिकॉज OMR के सर्कल्स के भरे थे। वो गलती आप मत करना, है ना। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। और एक बार अब जितना टाइम बचा हो, प्लीज़ क्लैट के जो एक्चुअल पेपर उनसे गो थ्रू करिए। सारे मॉक सब कुछ दे दिए, फाइनल मॉक उन सबको साइड रख दो, एक्चुअल क्लैट के पेपर से गो थ्रू करो, बिकॉज एक्चुअल क्लैट का पेपर आपको सही में सिखाएगा कि क्लैट में क्या आने वाला है। मॉक्स प्रोबेबिलिटी बता, ये भी आ सकता है, नहीं बहुत आ गया, हमने सब मॉक कर लिए, ऑल इंडिया कर लिया, सब कर लिया। अब मुझे करना है कि जो एक्चुअल क्लैट पूछता है किस तरीके से पूछता है, और उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ। तो CMP का मैंने एक और वीडियो भेजा है कि एग्जाम डी की चेकलिस्ट क्या है। इन 2 को, ये आज वाले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, प्लस वो देख लो, आप सॉर्टेड हो क्या करना है एग्जाम में, सब चीज़ें समझ आ गया। तो ऐसे आप प्लान करोगे। और कुछ अगर आपको क्वेरी आता है, जस्ट मेक श्योर एक बार मुझे आप टेक्स्ट कर दो, तो मैं आपको जो 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जी जो आपको करने मैंडेटरी करने हैं, वो आप कर लीजिएगा। मुझे आपको टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप पे आपको भेजता हूँ। एक बार मुझे अपना लास्ट मार्क्स स्कोर भेज देना, तो मैं आपको एग्जीक्यूशन प्लान बता दूंगा एग्जाम में कैसे आप चीज़ें अच्छी कर सकते हो। स्कोर से समझ आ जाएगा ना कि कौन से में आप ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। वो तीसरा, सर मुझे आप टेक्स्ट करो तो मैं आपको सेफ स्कोर बताता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, EWS के लिए सेफ स्कोर कितना होगा, SC के लिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं 80 लाएँ, हम तो NLS जाएँ 85 लाएँ 90 लाएँ, बट सेफ भी तो पता हो। ऐसा ना हो कि NLS के सपने में हम कहीं ना जाएं। ये बहुत बच्चे टॉप का कॉलेज या कुछ नहीं, ऐसा क्यों होता है
टॉप के कॉलेज में 300-400 बच्चे जा सकते हैं। और एक और चीज़ है, आपके फेवर में है। कई सारे, एक तो जोधपुर वाले बच्चों के लिए डोमिसाइल आ गया है, वो आपके फेवर में, राजस्थान वाले बच्चों के लिए। दूसरा, उससे होगा क्या ना, कट ऑफ नीचे जाता है ना, पहला। और दूसरा, एनएलएस में सीट्स बड़ी हैं, उसके कारण भी चेंज है, तो वहाँ सीट्स बड़ी हैं तो कट ऑफ और नीचे जाएगा। तो चीज़ें आपके ही फेवर में हो रही हैं। पेपर 150 का पेपर होता था, 120 बना दिया, पेपर आसान, सब कुछ तो आपके फेवर में हो रहा है। और क्या चाहिए, बस ध्यान से सेंटर पर सही से पहुंच जाना। और जब क्लैट हो जाएगा, आई ऑलवेज से कि हम क्लैट से पहले ही भी थे, क्लैट के बाद भी हम रहेंगे। सिलेक्शन हो, वुड बी रियली हैप्पी, नहीं हो तब भी हम आपके साथ हैं, बिकॉज क्लैट के बाद काउंसलिंग, आपके क्लैट, एलेट, MACT, स्लेट, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। हम अदर लो एंट्रेंसेस के लिए भी गाइड करते हैं। तो जस्ट जो CMP के नीचे ग्रुप दिए हैं उनमें आप रहो। एक काउंसलिंग वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझे आप टेक्स्ट करना तो मैं ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। इनमें बने रहना, क्योंकि क्लैट होने के बाद कोई काम नहीं आता। ट्रस्ट में, जो कोचिंग आपको लग रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा हार्श है। सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टर्स पे जाते हो, नहीं होता है तो दे विल जस्ट कोचिंग लास्ट, क्योंकि दोबारा कोचिंग ज्वाइन कर दो, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। हमें और सारे कॉलेजेस और जब हमें पता है 40-45 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी में 10,000 12,000 रैंक तक एनालिज अलॉट हुए हैं, तो चिंता करनी ही क्यों है हमें? इतना तो हम ले ही आएंगे ना, बेस्ट है कि हम टॉप ले आएँ, तो है ना। काउंसलिंग में, वैकेंसीज़ में बहुत सारी प्रोसेस होती है, उस सब के लिए रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। और बाकी और कुछ क्वेरी हो, मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं रिप्लाई रेगुलर आपको कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक कुछ क्विक क्वेरीज मेरे पास आए थे, मैं उनको आंसर कर देता हूँ आपके लिए। देखो, हाँ, एक था कि भैया सेंटर पे हम हुडी पहन के जा सकते हैं, एब्सोल्युटली पहन जाओ, ठंड रहेगी। दूसरा है कि भैया मिनिमम मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया। एक बार मुझे आप टेक्स्ट करेंगे अपनी कैटेगरी तो मैं बता दूंगा। कम से कम 100 अटैम्प्ट्स, 100 to 110 अटैम्प्ट्स का टारगेट करना। भैया एग्जाम सेंटर पे वॉच होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता मोस्टली। तो एक बार एनालॉग, ये डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच लेके जाना, है ना। भैया एडमिट कार्ड पे साइन सेंटर पे जाके कर देना। भैया कलर प्रिंट आउट कराना है एडमिट कार्ड का, आप कलर कराओ या ब्लैक एंड वाइट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर ले जाना। बाई चांस अगर आपने जो प्रिंट आउट कराया उसमें पिक्चर सही नहीं है, आपके आधार कार्ड में पिक्चर पुरानी है, तो आपको ओरिजिनल के साथ वो ले जाना, ठीक है ना। भैया साथ में भगवान की फोटो ले जा सकते हैं। देखो, भगवान हमेशा साथ होते हैं, कण कण में भगवान होता है, तो यार कैरी मत करना, वो थोड़ा सा अपमान भी होता है उनका। तो मुझे पता है भगवान की वैल्यू बहुत है, बट घर से पूजा करके जाना है ना। ओके भैया, हाँ, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, एक क्वेरी प्रैक्टिस शीट को लेकर था। भैया मेरा आधार कार्ड पुराना है, वो एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आधार कार्ड लेके जाओ। और डाउट में मत रहो, 10 ऑप्शन दिए ना, स्कूल की ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी साथ में लेके चले जाओ, है ना। ओके भैया, OMR शीट को आप 5 मिनट से ज़्यादा अलॉट मत करिएगा। OMR शीट भरने का सही तरीका हर सेक्शन के बाद करिएगा। भैया हाँ, एग्जाम डे सेंटर पे पहुंच गए, क्या करोगे? 5-6 OMR शीट ले जाना अपने साथ में, भरते रहना सर्कल, स्पीड आ जाएगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो आपको हेल्प करेगा। गलत सर्कल भर जाए, भैया मान लो आंसर B था, आपने A मार्क कर दिया, अब क्या करें, उसको छोड़ देना। उसमें B भरोगे तो -0.25 हो जाएगा, वैसे भी गलत हो ही रहा है, तो कुछ हो सकता है A ही सही हो जाए, तो चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए नेगेटिव मत करना, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ क्वेरीज थे जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे। और कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट करो यार, क्लैट से पहले, क्लैट के बाद, विल बी देयर टू गाइड यू, ठीक है। तो ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों के साथ जो डाउट में है कि एग्जाम डे हम अपने स्कोर को कैसे थोड़ा सा 10-15 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने सजेस्ट की हैं, प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और आप उसको एग्जाम डे बहुत अच्छा करें। ये मेरी एक आपको सजेशन है पहला। और आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू एंटर टॉप कॉलेज, बिकॉज अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ अ गुड कॉलेज, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। और नीचे मैंने व्हाट्सएप को लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन करिए। और हर कोई मुझे एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेज दूँ, 10 बार आप प्लीज़ पढ़ के जाना उनको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।